नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मास्टर स्टोरी चैनल में। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बेटा मनोज, तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? आखिर हमारी गलती क्या है? तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन की शादी भी अपने दम पर कर दी, ताकि आगे चलकर तुम पर कोई बोझ ना आए। फिर भी तुम अपने माँ बाप पर इतनी जातियाँ कर रहे हो। अभी पिछले साल तुमने कहा कि ज़मीन बेचकर मुझे गाड़ी दे दीजिए। बस तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने पुरखों की ज़मीन बेचकर पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में रख दिए, और आज तुम हमें हमारे ही घर से निकाल रहे हो। मत करो ऐसा बेटा, हमें अपनी परवाह नहीं है। हमें तुम्हारी इज्जत की पड़ी है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? उमेश बाबू अपने बेटे मनोज से विनती करते हुए कहते हैं। मनोज उन्हें धक्का देते हुए कहता है, चल हट बूढ़े, गांव की ज़मीन बेचकर 15 लाख रुपए क्या दे दिए, मुझ पर एहसान किया। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, ये घर अब आपका नहीं है। ये घर और जितने भी पैसे आपने मुझे फिक्स करने के लिए कहा था, सब मैंने अपने नाम पर करवा लिया है। तो अब आपके हाथ में बस एक कटोरा है। अब इस कटोरे को लो और जाओ भीख मांगो। उमेश बाबू की पत्नी कल्पना जी बोली, मनोज बेटा, तुम अपने बाबूजी के साथ ऐसा कैसे बात कर रहे हो? तुम कितना बदल गए हो, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की आखिर क्या वजह है? मैं तो सोचती थी बहू हमें पेट भर खाना नहीं देती है तो तुम उसे रोकोगे और कहोगे कि ये मेरे माँ बाबूजी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। पर तुम तो। तभी मनोज की पत्नी पीहू आकर बोलती है, अच्छा तो अब मेरे खिलाफ बेटे को भड़काया जा रहा है। भूल जाओ बुढ़िया, वो दिन बीत गए। बेटे की याद अब आ रही है, तब कहाँ थी बुढ़िया जब अपना सब कुछ अपनी बेटी को दे रही थी? कितना समझाया था कि बेटी को इतने जेवर मत दो, और इतना दहेज देने की क्या ज़रूरत थी, जबकि दामाद लेने से इनकार कर रहा था। तभी इन्होंने लाखों रुपए उनके नाम से कर दिया। तब नहीं सोचा था कि बेटे बहू के साथ रहेंगे तो उसे क्या जवाब देंगे? अब निकल मेरे घर से। कल्पना जी बोली, बहू, मैं पिछले 5 सालों से इस घर में नौकरों की तरह खट रही हूँ। अभी अपनी बेटी को कोई शिकायत नहीं की। पहले तुम लोगों ने हमें हमारे कमरे से बाहर निकालकर बरामदे में रहने पर मजबूर किया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। अब तुम हमारे सर से छत छीन लेना चाहती हो। अरे आखिर हमारा दोष क्या था? हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, तुम्हारे कंधों पर कुछ नहीं छोड़ा। और क्या बेटी को खाली हाथ विदा करते? सोचो, अगर तुम्हें ये सब करना पड़ता तो कितना खर्च होता। हमने तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं खर्च करने दिया। फिर भी मनोज बोला, माँ, मुझ पर अगर आप छोड़ देती तो मैं उसकी शादी मंदिर में जाकर करवा देता, या फिर जहाँ हजारों लड़कियों की शादी एक साथ होती है वहाँ जाकर करवा देता। पर आपने मेरे बारे में नहीं, बस अपनी इज्जत और बेटी के बारे में सोचा। तो अब भुगतो। देखो माँ, सीधी तरह से घर से निकल जाओ, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी माँ हो। जाओ अपनी बेटी के पास, जिसे सब कुछ देकर विदा किया था, और 5 सालों से तुम नौकरों की तरह काम कर रही हो। तो क्या हम तुम्हें रोटी नहीं देते थे?
बहुत बर्दाश्त किया। अब मुझे इस घर में मुझे तुम लोगों का चेहरा भी नहीं देखना है। पीहू, निकालो इन दोनों को इस घर से। इतना कहते हुए मनोज अंदर जाने लगा। दोनों दंपति बेटे से विनती करने लगे। पीहू बोली, सुन लिया अपने बेटे का फैसला, अब निकलो यहाँ से। बेचारी कल्पना जी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उमेश बाबू ने पत्नी को संभाला तो पीहू ने उन दोनों का बैग उठाकर उनके सामने फेंक दिया और बोली, खबरदार, जो इस तरफ आए, जियो या मरो, हमें तुम लोगों से अब कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर उसने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। आस पड़ोस के सभी लोग भूत बने देख रहे थे। कल्पना जी बोली, अब हम कहाँ जाएंगे जी? कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिम्मेदारी निभाने का हमें ये सिला मिलेगा। जीते जी हमारे बेटे ने हमें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या ईश्वर ने हमारे भाग्य में यह भी लिखा था? उमेश बाबू बोले, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। चलो कल्पना। इतना कहते हुए वे दोनों रोते हुए वहाँ से निकल गए और पास के मंदिर में जाकर आश्रय लिया। आस पड़ोस के पुराने लोग उन्हें कभी रोटी दे देते तो कभी पानी दे देते, पर कोई कितने दिन करेगा। आखिरकार उनकी पड़ोसन बिमला जी ने उनकी बेटी आरती को फ़ोन करके वहाँ की सारी घटना बताई और बोली, बेटा आरती, अब तुम ही उनका सहारा हो। तुम्हारे भाई भाभी ने तो उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेचारे भूखे प्यासे मंदिर में बैठे रहते हैं। उनकी दशा तो हमसे भी देखी नहीं जाती। बस इतना करो, उन्हें मरने से बचा लो। माँ बाप की खबर सुनकर आरती का कलेजा मुंह को आ गया और वो पति से कहकर अपने माता पिता से मिलने गई। उन्हें आने के लिए बहुत कहा, पर उन लोगों ने उन समय मना कर दिया कि हम बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। माँ बाप को खिला पिलाकर ज़रूरत का सारा सामान देकर उस वक्त तो आरती वापस घर चली आई, पर घर आकर सोचने लगी कि उसके भाई भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं। आरती की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति मनदीप शांत स्वभाव के आदमी थे। आरती के घर में सास ससुर और एक छोटी ननद के अलावा एक छोटा सा बाल गोपाल था। वो अपने परिवार में खुश थी। आज आरती बीते दिनों को याद कर रही थी। कैसे उमेश बाबू ने बिना मांगे मनदीप के नाम पर 30 लाख रुपए जमा करवा दिए ताकि उनकी बेटी खुश रहे। बड़े शौक से माता पिता ने आरती की शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से उसका विवाह किया और उसे विदा किया था। दूसरों से जब माता पिता की खबर मिली तो आरती का बुरा हाल था। ये सोचकर कि माता पिता के पास पैसे नहीं बचे, जिसके कारण उसके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। क्या पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं? आज ऐसी दशा हो गई कि उसके माता पिता एक मंदिर में जाकर रुके हैं। कहीं न कहीं इसका कारण वो खुद को समझ रही थी। आज उनसे मिलकर आरती आई तो बहुत उदास थी। आखिर वो बेटी थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुखी नहीं होती। कितने नाजों से पाला था उसके पिताजी ने, बिल्कुल अपनी गुड़िया बना कर रखा था। आरती अपने पति से हर बात कहना चाहती थी। वो अपने माँ बाप को अपने घर लाना चाहती थी,
पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मनदीप बहुत ही कम बोलते थे। अधिकतर वो चुप ही रहा करते थे। जैसे तैसे रात हुई और आरती के पति परिवार के साथ खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। आरती की आंखें नम थी। उसने डरते हुए अपने पति से धीरे से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो वहीं पास के मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो मैं उनको घर ले आऊं? मनदीप ने कोई उत्तर नहीं दिया और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया और गहरी चिंतन करने लगा। सभी लोग अभी खाना ही खा रहे थे, पर आरती के गले से एक निवाला भी नहीं उतर पा रहा था। उसे बस अपने माँ बाप की चिंता लगी थी कि अब क्या होगा। वो रुआसी सी आँख लिए सबको खाना परोस रही थी। आरती की सास ने हौसला दिया और बोली, बहू चिंता मत करो, भगवान के घर पर हैं, कुछ न कुछ उपाय हो ही जाएगा। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, पर बातें उनकी ही हो रही थी। अगले दिन आरती अपने पति का मुंह देख रही थी, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। थोड़ी देर बाद मनदीप बोले, मैं आज दफ्तर लेट से आऊँगा, अभी बैंक होकर आता हूँ। इतना कहकर वो बैंक चले गए। कुछ घंटे बाद लौटे और आरती के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए बोले, इससे तुम अपने माँ बाप के लिए एक घर खरीद लो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करे, मैं हूँ। मनदीप के माता पिता हैरानी से देखने लगे। मनदीप की माँ बोली, पर अपने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? आरती ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएगी? मनदीप ने कहा, ये तुम्हारे पापा के ही दिए हुए पैसे हैं, मेरे नहीं हैं, इसलिए मैंने इन्हें आज तक हाथ नहीं लगाया। उनकी अमानत समझकर संभाले रखा था। वैसे भी उन्होंने ये पैसे ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट में डाल दिया था। शायद उनको पता था कि एक न एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मनदीप की माँ बोली, पर बेटा ये तो उन्होंने तुम्हें दहेज में दिया था, तुम इसे लौटाने की क्या ज़रूरत है? मनदीप मुस्कुराकर बोला, माँ क्या आपका बेटा बिकाऊ था? मनदीप की माँ चुप हो गई। मनदीप के पिता अपने बेटे को गर्व भरी नज़रों से देख रहे थे। मनदीप ने कहा, बाबूजी मैंने ठीक किया ना? मनदीप की माँ ने अपनी बात के लिए अफसोस जताया और उसके पिताजी से बोले, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया और ये बहुत नेक ख्याल है। हमें तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम्हें पता है अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उसके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और जी रहे हैं। मनदीप के पिता बोले, ईश्वर कभी किसी माँ बाप को ऐसे दिन ना दिखाए। तुमने सही फैसला किया उन्हें अलग घर दिलाने का। और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं दी। खुश रहो बेटा, कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए। मनदीप ने आरती से कहा, अगर और तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना और अपने माता पिता को इन पैसों के बारे में बिल्कुल मत बताना कि घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए। तुम भी कोई बहाना बना देना, वरना वो खुद को कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। हाफ डे छुट्टी ली थी, पर आधा दिन तो काम करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो ऑफिस चला गया। आरती खुद को कोसने लगी कि रात भर में मन ही मन ना जाने उसने क्या क्या सोच लिया था कि मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। आरती सब समझ चुकी थी। उसके पति कम बोलते हैं,
पर उससे ज़्यादा समझते और करते हैं। शाम में जब मनदीप घर आए तो आरती ने उनसे माफ़ी मांगी और अपने मन की हर बात उनसे बता दी। मनदीप ने कहा, कोई बात नहीं, होता है। तुम्हारे जगह अगर मैं होता तो शायद यही सोचता। अब जो जिम्मेदारी उठाने की सोची हो उसे पूरा करो, और जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी निसंकोच कहना। आरती बहुत खुश हुई और मनदीप से लिपट कर बोली, ईश्वर करे हर जन्म में मुझे आप ही पति के रूप में मिले। मनदीप बस मुस्कुरा कर बोला, इसकी ज़रूरत नहीं थी, और मैं अभी अभी दफ्तर से आया हूँ, तुम मेरे कपड़ों को गंदा मत करो। आरती हंसने लगी और मनदीप कपड़े बदल कर अपने माता पिता का हाल पूछने उनके कमरे में चला गया। अगले ही दिन आरती और उसकी सास उसके माता पिता को ये कहकर अपने साथ ले आए कि 1-2 हफ्ते आप हमारे साथ रह लीजिए, उसके बाद आप अपने घर में रह लीजिएगा। फिर आरती के ससुर ने अपने एक जान पहचान के बिल्डर से बात की और 2 रूम का फ्लैट उनके लिए खरीदा गया। उमेश बाबू ने जब उस घर के बारे में पूछा तो आरती बोली, पापा ये पैसे आपके ही हैं, याद है आपको? शादी से पहले आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ पैसे दिया करते थे और कहते थे फिक्स कर दो। वो सारे पैसे मैं आपके नाम पर ही जमा करती थी। कल्पना जी की आंखें भर आई और बोली, जिसे अपनी सारी संपत्ति दे दी उसने धक्के मार कर निकाल दिया, और तुम्हें जेब खर्च और अपने लिए जो देते थे उसे भी तुमने हम पर लगा दिया। आरती की सास बोली, अरे समधन जी, अब ये हिसाब किताब की बातें छोड़िए और नए घर में अपनी नई गृहस्थी संभालिए, और जिसने आपके साथ धोखा किया है उसे भी माफ़ मत कीजिएगा, वरना समाज को क्या संदेश जाएगा। मैं तो कहती हूँ थोड़े दिन पहले अपना घर ठीक कर लीजिए, फिर अपने अधिकारों को वापस लीजिए, और इसमें आपकी बेटी आपकी मदद करेगी। उमेश बाबू को पेंशन मिलता था तो महीने के खर्च की चिंता नहीं थी। धीरे धीरे सब सामान जुटा लिया। फिर 2 महीने बाद उमेश बाबू पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे बहू के खिलाफ केस दर्ज करवाए, और आरती ने अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से के लिए मनोज को नोटिस भिजवाया। पुलिस और नोटिस दोनों सामने देखकर मनोज और पीहू के होश उड़ गए। मनोज कहने लगा, ये घर हमारा है, बाबूजी ने अपनी सहमति से हमारे नाम पर किया था, तो अब इसमें से हिस्सा कैसे मिल सकता है, या फिर ये घर हम कैसे छोड़ सकते हैं। वकील ने बताया, पिता अपनी दी हुई संपत्ति अपनी मर्जी से वापस ले सकते हैं, और इस संपत्ति में तुम्हारी बहन का भी हिस्सा है, तो तुम्हें वापस देना ही होगा। वक्त लगा, आखिरकार मनोज को उस घर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उमेश बाबू और कल्पना जी ने कोर्ट में गवाही दी कि उनके बेटे बहू ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, तो अब वे अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। उस घर को बेचकर उमेश बाबू ने फिर आधे पैसे अपनी बेटी के नाम से कर दिए और आधे पैसे को बैंक में डाल दिया, ताकि बेटी दामाद पर उनका बोझ ना हो, और समाज को एक संदेश दिया कि कभी बेटियों को खाली हाथ विदा ना करें, क्योंकि कौन जानता है कि आखिर में बेटी दामाद ही सहारा बन जाए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।